ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हम आगे जो है बढ़ रहे हैं। क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? किसी को याद है ये? मुझे याद है। ठीक है ना? अच्छा जी। सर ये तो हमारा एजेंसी पार्टनरशिप और निगोशिएबल एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। सर इसके अलावा और मर्केंटाइल में मेरे पास क्या क्या है, आओ देख लेते हैं। ठीक है यार, ये याद रखना कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हें एजेंसी पार्टनरशिप और निगोशिएबल करके और कंपनी लॉ करके एग्जामिनर पास कर देगा तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है ये। ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है ना? हमने एजेंसी पार्टनरशिप और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विद पास पेपर्स कर लिए। अब मैं बढ़ रहा हूं बाकी के मर्केंटाइल लॉ पे और हम उसके भी पास पेपर्स करेंगे। ठीक है यार? किसी का कोई सवाल? सर आप वही शर्ट पहन के आए जो कल पहन के आए थे। सर आपके शूज मुख्तलिफ हैं। कोई किसी भी किस्म का बेढंगा किसी का भी सवाल पूछ लो यार, मना नहीं करूंगा मैं। सर आपका मोबाइल यूं रखा हुआ है, मेरी तरफ इशारा कर रहा है। बढ़े आगे। अच्छा जी। सर छोटा सा एक पोर्शन है लीगल सिस्टम का, जिसको फिर से वही बात के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, जबकि नहीं छोड़ना चाहिए। इससे भी वो सीधे सीधे सवालात को पूछ लेता है। आइए, सबसे पहले उसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान में कानून के कितने तरीके हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि लॉ कहां कहां से जनरेट होके आता है पाकिस्तान में, तो भाई मेरे पास इन जगहों से जनरेट होके आता है, लेजिस्लेशन से, प्रेसिडेंट से, कस्टम्स से और कोई एग्रीमेंट से। सर ये मेरे पास चार जो तरीके हैं लॉ बनाने के लिए, अगर मैं खड़ा हूं, मैं कोई भी काम कर रहा हूं, मैं देखना चाहूं कि क्या ये लॉ के अंडर फॉल करता है या नहीं करता, तो सर मेरे पास ये चार ही चीजें हैं। जिसके अंदर पहला है लेजिस्लेशन। सर लेजिस्लेशन एक ऐसा लॉ, एक ऐसा एक्ट है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, जिसको पार्लियामेंट या के कोई अदर बॉडीज, जिसको पार्लियामेंट ने अथॉरिटी डेलीगेट की हो। सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अभी थोड़ा सा आगे दोबारा पढ़ेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का सर मतलब क्या है? यार देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बिजनेस लॉ पढ़ा रहा हूं यहाँ खड़ा हुआ, और सर आप बैठे हुए, ठीक है यार बैठा हूँ, सर आप जब बिजनेस लॉ आप यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके साथ कोई और शख्स भी मिलके बिजनेस लॉ पढ़ाए? हाँ ऐसा मुमकिन है बेटा। अगर मैं अपनी इस अथॉरिटी को डेलीगेट कर दूं किसी और टीचर को, किसी और बंदे को, कि यार इतना मैं पढ़ाऊंगा बाकी का तुम पढ़ा लेना, सर ये डेलीगेशन तब कहलाएगी जब मेरे पास एग्जिस्टिंग अथॉरिटी ऑफ टीचिंग कंप्लीट बिजनेस लॉ हो। जब तक मेरे पास एग्जिस्टिंग कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होगी तब तक मैं डेलीगेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये होगी लेजिस्लेशन। सर प्रेसिडेंट, एक ऐसा जजमेंट, एक ऐसा डिसीजन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले किसी सिमिलर केस के अंदर दिया हुआ हो। सर कोई ऐसा केस लॉ जो प्रीवियसली हो चुका है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, पेन तोड़ दिया है रखकर, उसे सर प्रेसिडेंट कहते हैं। कस्टम्स क्या है? सर कोई भी ऐसा प्रैक्टिस, कोई भी ऐसा बिलीव जो कि एक एनवायरमेंट में सोशली और इकोनॉमिकली चलता हुआ आ रहा है, जो कि एज अ ट्रीटी है, वो मेरे कस्टम्स कहलाते हैं। सर कस्टम प्रैक्टिसेस होती हैं, सर कस्टम बिलीव्स होते हैं। कस्टम वाइटल और इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ अ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। सर एक ऐसा कोई कस्टम जो कि प्रिवेल करता हो। सर जैसा कि हमारे पास शरिया लॉज हैं, ठीक है, चौथी के बाद अगर मैं पांचवी शादी करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? नहीं। सर ये कहां लिखा हुआ है? कस्टम्स। सर ये हमारा कस्टम है, सर ये शरिया लॉ है कि चौथी के बाद मैं पांचवी नहीं कर सकता। हाँ भाई, तुम्हें अगर मौका मिले पांचवी का करोगे? सर पहली तो हो जाए। सही बात है।
ठीक है सर। एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टीज जो अपने म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, इत्तेफाक से बैठ कर टेबल पे कुछ टर्म्स को स्टिपुलेट करें, उसको एग्रीमेंट की शक्ल दे देते हैं। सर एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट तरीन टॉपिक, सुबह उठता है वो बोलते हैं मैंने कंपनी लॉ के पेपर में ये डालना है, बिजनेस लॉ के पेपर में, मर्केंटाइल लॉ के अंदर जाके ये पूछना है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? मैं भी तो देखो यार कैसा लग रहा हूँ। सही है, नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे यार? अच्छा आगे बढ़ते हैं। यार ये जे डॉट का 504 कौन लगा कर रहा है? 502 है या 504 है? सही बेटा, साफ साफ बोल, वो इतर जो आता है ना 30 वाला, वो लगा कर आया तू आज? जे डॉट कितने का? 504 जे डॉट पता है? मुझे भी नहीं पता। सही है, सिविल लॉ। अच्छा जी सर, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क है? आप एक सिटीजन हो, आपकी एक सिविल ड्यूटी है, आप सिविलाइजेशन के अंदर जा रहे हो, आप सिविलाइजेशन में हो, आपकी एक सिविल ड्यूटी है। सर सिविल लॉ सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन as between themselves. The person whose rights have been affected can claim a remedy from a wrongdoer. मैं जा रहा हूँ, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, मैं उसके अगेंस्ट, मेरे पास रेमेडीज हैं कि मैं उसके अगेंस्ट क्या क्या कर सकता हूँ, वो जो रॉन्ग डूअर है उसके अगेंस्ट में क्या क्या कर सकता हूँ। सर अगर कोई वायलेशन होती है सिविल लॉ की तो वो क्राइम नहीं है। A violation in a civil law is not a crime. सर वो सिविल लॉ के अंदर आता है, वो क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं आता। ठीक है सर, वो मेरा जो मैंने उसको सामान रखवाया था वो लेके भाग गया, अब मैं उसको क्रिमिनल लॉ के तहत जो सजा दिलवाना चाह रहा हूँ इम्प्रिजनमेंट की, नहीं करवा सकते बेटा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में नहीं, ये सिविल लॉ के अंदर आता है। ठीक है ना? फिर ऊपर से अब आता है हमारा आई कैप, जिसको मैं दाद देता हूं कि वो ऐसे ऐसे नाम चूज करता है कि मतलब खुद फुल टॉस बना के दे रहा है कि ए बच्चों मारो चौका। ठीक है, और एग्जांपल को देख लेते हैं। सिविल केस माइट देयरफॉर बी आइडेंटिफाइड एज तनवीर वर्सेस खत्री, वेयर अ केस इज ब्रॉट टू सिविल कोर्ट बाय तनवीर द प्लेंटिफ हु इज मेकिंग अ क्लेम अगेंस्ट खत्री द डिफेंडेंट। स्पीचलेस सर। ठीक है, समझ में आई बात? सर इसी तरीके से क्रिमिनल लॉ है जिसके अंदर एक मिसकंडक्ट के तहत किसी भी बंदे को क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट कोई दफा जो लगाई जाती है वो क्रिमिनल लॉ के एक्ट के अंदर के। सर कोई भी लीगल एक्शन जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो, कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने एक स्टेट के अगेंस्ट काम किया है, स्टेट के क्रिमिनल लॉज के अगेंस्ट काम किया है, सर वो बंदा कौन कहलाएगा? क्रिमिनल। A criminal case might therefore be identified as state versus Khatri, where a case is brought to the criminal court by the state against Khatri, the accused. भाई हुआ ये कि खत्री ने कर दिया किसी का कत्ल, अब स्टेट ने बोला भाई ये क्या किया आपने, आ जाओ कोर्ट में, तो खत्री क्या कहलाएगा? एक्यूज। पार्टीज में पढ़ेंगे आगे। सर पर्पस क्या होता है दोनों का? सिविल लॉ का पर्पस से होता है कि टू प्रोवाइड अ मींस whereby an injured party can obtain compensation. क्रिमिनल लॉ का मतलब पर्पस से होता है कि the purpose is to regulate the society by the threat of punishment. सर ये दोनों के अंदर एक बारीक सा डिफरेंस नहीं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है कि एक के अंदर तो आप पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरे के अंदर सिर्फ ये कंपनसेशन की बात हो रही है। तो दो पार्टीज में एक पार्टी दूसरे को कह रही है कि मैं तुम्हें पनिश कर दूंगा अगर तुमने ये किया, दूसरे केस में एक पार्टी दूसरे से कह रही है अगर तुमने ये किया तो तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़े। सर ये दोनों में कैसा फर्क है
ये दोनों में इतना इतना बड़ा एक डिफरेंस क्यों? यार इसका फर्क इसलिए है क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर आपके एक्ट्स का मतलब ये है, जितने भी एक्ट्स मौजूद हैं सर क्रिमिनल लॉ में, जो भी स्टेट के अगेंस्ट काम हो रहा है उसके लिए सारे एक्ट्स हैं, जबकि सिविल लॉ में स्टेट के अगेंस्ट बाय दैट मींस काम नहीं हो रहा, उसके अंदर सिर्फ एक एक छोटे पैमाने पे रिस्क है, ऐसा समझ लो। जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर सर एक ऐसा क्राइम की जो डेफिनेशन में आता है, क्राइम की जो डेफिनेशन में सर काम आ रहा है, जो नाम है इसका, इस वजह से इसे हम ज्यादा स्ट्रिक्ट देख रहे हैं। थ्रेट ऑफ पनिशमेंट की बात हो रही है कि मारूंगा पकड़ के, ऐसा कह रहा है, ये रीजन है। ठीक है यार, आगे चलते हैं। इस तरीके से हार्म कॉज द क्लेमेंट सूज द डिफेंडेंट। अच्छा सर, इसके सिविल लॉ के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। सर प्लेंटिफ वो होता है जिसने केस किया हो, सर डिफेंडेंट वो होता है जो कि अपने आप को डिफेंड करे, जिसके अगेंस्ट कोई सू की हो किसी चीज का, मतलब अगर कोई, मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पर और कोई आकर मुझे सू करता है सिविल लॉ के अंदर, तो मैं कौन होऊंगा? डिफेंडेंट, और सामने वाला कौन होगा? प्लेंटिफ। सर दूसरे वाले केस में जिसपे किया जाता है केस, वो एक्यूज्ड कहलाता है। बात समझ में आ रही है यार? ये सर बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल लॉ के अंदर किसके पास होता है? डिफेंडेंट के पास। जबकि क्रिमिनल लॉ में किसके पास होता है? एक्यूज्ड के पास। सर रेमेडी सिविल लॉ के अंदर क्या है कि टू पे डैमेजेस, या कंपेंसेट करें या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंजाम दें। ठीक है, जबकि क्रिमिनल लॉ में सर सेंटेंस टू द फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और सेंटेंस टू डेथ भी हो सकता है। यार यहाँ बात समझ में आ रही है? कोई ऐसी चीज जिसमें मसला हो? अभी तक कोई खास ऐसी चीज नहीं है। हमने पास पेपर्स एजेंसी, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल के अच्छे खासे किए, वो आप लोगों का बहुत अच्छा कवर हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम यार अगर है तो यहाँ से बता दे, अभी भी किसी भी पास पेपर में हमने डिटेल्ड पास पेपर्स की। बढ़े आगे। सर एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज that a train company operates a train service and there is a major accident involving loss of life and injury to passengers. The state may claim that the train company or its senior managers are guilty of a breach of a criminal law and bring a case in the criminal court. सर क्या होगा यहाँ पर कि एक ट्रेन कंपनी है और एक मेजर एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, लाइफ इंजरी भी हो गई है। अब स्टेट ने क्लेम किया है ट्रेन कंपनी को और उसकी सीनियर मैनेजमेंट को कि ये आपने ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ किया है। सर आपको अब क्रिमिनल लॉ के तहत रेमेडीज ऑप्ट करनी पड़ेंगी सामने वाले को। अब क्या होगा? इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इंजर्ड इन द क्रैश एंड इंडिविजुअल्स हु हैव लॉस्ट अ रिलेटिव killed in the crash may bring civil action against the train company demanding compensation. Business manager must therefore be aware of both criminal law and civil law implication of their activities. ठीक हो गया? एक बड़ी आसान सी एग्जांपल थी, कोई इसमें मसला नहीं था। बढ़े आगे। सर इसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि it identifies the country as Islamic Republic of Pakistan. सर कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? मुल्क के लिए है। उसके अंदर है क्या? फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है सर, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स है सर, उसके अंदर मुल्क के बारे में है सर, उसके अंदर पॉलिटिशियंस के बारे में है, सब कुछ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में है, प्रोविंसेस के बारे में है। ठीक हो गया सर ये? अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यार, खास तौर पे लॉ के बच्चों के लिए। सर मैं पेपर देखता हूं, अच्छा अगर न्यूमेरिकल का सर कोई पेपर है, आपने
सवाल दिए, मैंने घर गया, मैंने न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस देखे, उठाए, परफॉर्म किया, अब मतलब कंप्लीट करके साइड पे रख दिए, मुझे मजा भी आ गया जबरदस्त। कहीं किसी गलती से भी टीचर ने बोल दिया बेटा किसी भी थ्योरेटिकल पेपर के कि यार जरा इसके यार पास पेपर कर दो, बस वही बच्चों की मौत वाक़ई, यकीनी मौत वाक़ई। यार अल्लाह के बंदो, थ्योरी है, तुम्हें किसने बोला कि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी? भाई थ्योरी है, सर आपने पढ़ाया, बड़ा जबरदस्त मजा आया, हम घर गए, हमने खाना खाया और सो गए। भाई जाओ, ऐसा लगता है अच्छा पास पेपर भी उठाया, तो पास पेपर देखा, हाँ ये सवाल है, ये अच्छा अच्छा, हाँ इस पे तो ये अप्लाई हो रहा है, जबरदस्त, चलो भाई अगला क्वेश्चन, अच्छा ये अप्लाई हो रहा है, चलो भाई, ये करके रख के साइड पे। यार तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है, न्यूमेरिकल में भी तो होता है, देखते हो आपको लगता है कि हाँ आता है यार, ये एडजस्टमेंट ये हाँ ये होगी होगी, जबकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ एडजस्टमेंट्स मिस कर रहे होते हो, जब आप लिखने बैठते हो, प्रैक्टिस करने बैठते हो, आपको पता चलता है कि मैंने ये चीज मिस कर दी, मगर उसके बावजूद आप न्यूमेरिकल करोगे, कंपनी लॉ को या किसी थ्योरेटिकल पेपर को आप मुंह नहीं लगाओगे। तो भाई वो भी क्यों मुंह लगाया आपको यार, जब आप उसको मुंह नहीं लगा रहे? उसका भी तो एटीट्यूड है, सिर्फ गर्ल्स का एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता, सब्जेक्ट्स का भी एटीट्यूड प्रॉब्लम होता। आप उनको एटीट्यूड दिखाओगे, वो आपको एटीट्यूड दिखाएगा। ठीक है, तो भाई बात ये है कि आप पास पेपर्स अगर कर रहे हो तो पास पेपर्स को तमीज से करो, लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता चले कि हाँ यार मैं ड्राफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लड़कियां बैठी, कोई दिल आजारी तो नहीं हुई बेटा? क्योंकि असल में नॉर्मली ऐसा, हालांकि मैं भी मतलब मैरिड हूँ और 5 6 7 8 साल से हूँ, मगर होता है यार, एक एक और होना भी चाहिए, सही है ना यार? ठीक है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है भाई, सही है। ये वो लोग हैं जो दिन में कम से कम 4 चमाट खाते हैं लड़कियों से, ऐसा ही है ना? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार अगर पास पेपर्स नहीं करोगे ना, तो जेन में ये बिठा लो कि पास नहीं हो सकते। मुझे याद है सर, मैंने रट्टा मारा हुआ है, मेरा फुल एकदम सीन ऑन हो चुका है पेपर का, मैं तो पास करके दिखाऊंगा। अगर तुमने पास पेपर नहीं किया होगा बेटा, नहीं पास कर सकते। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों? मैं तो याद किया हुआ है। जब तुम पेपर में जाओगे, तुम्हें पता होना चाहिए पास पेपर के 2 लेयर्स हैं, पहली लेयर वाले करो ना करो, दूसरी लेयर वाले खुदा का वास्ता कर लेना। सर कौन सी लेयर्स है भाई? जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को, मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं उन सबको पता है इन 2 लेयर्स का। पहली लेयर वो होती है जिसमें हम चैप्टर वाइज पास पेपर्स कर रहे होते हैं। चैप्टर वाइज पास पेपर्स करने के बाद फिर जब सारे हो जाते हैं, तब मैं अटेम्प्ट वाइज पास पेपर करता हूँ। उस टाइम पे अगर आप चैप्टर वाइज पास पेपर कर चुके हैं, तो मैं चैप्टर वाइज पास पेपर, जो कि पहली लेयर है, उसमें मैं ये सीखता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ सही या नहीं लिख रहा, क्या मैं ड्राफ्ट सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है, या मेरा आंसर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो सवाल की नहीं। यार दूसरी लेयर वाले पास पेपर की प्रैक्टिस में हम अटेम्प्ट वाइज आते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें हम ये नहीं सीख रहे होते कि मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा, क्योंकि हम लेयर 1 में सीख के आ चुके होते हैं। सर हम क्या देख रहे होते हैं लेयर 2 में? बेटा लेयर 2 में हम ये देख रहे होते हैं कि क्या मैं अटेम्प्ट वाइज पेपर, जब मेरे पास सारे सवाल एक साथ मौजूद हैं, क्या मैं तब ये देख पा रहा हूँ कि ये सवाल उस चैप्टर से, उस टॉपिक से उठाया हुआ है, और ये सवाल इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। सर मुझे पता ही नहीं चलता पेपर में, मैं रट्टा मार के चला जाता हूँ कि ये पूछ कहां से रहा है। एजेंसी का रट्टा है सर बेहतरीन, पार्टनरशिप का सर बेहतरीन रट्टा है। कुछ टॉपिक्स मैं सवाल पूछूंगा, अभी घूम जाओगे तुम लोग जिन्होंने पास पेपर नहीं किए होंगे, क्या रही एजेंसी का या पार्टनरशिप का, बैठे रहो। तुम्हें क्या लगता है यार, आई कैप तुम्हें प्लेट में डाल के तो नहीं पूछेगा ना यार कि भाई अल्लाह का वास्ता पार्टनरशिप के 5वें पेज से 6ठी लाइन का सवाल पूछ रहा हूँ, बता दो मुझे। आई कैप है, आई कैप घुमाएगा, अपनी पूरी कोशिश करता है घुमाने की यार, वो खुद भी घुमा हुआ है, वो आपको भी घुमाएगा। आई कैप घुमा घुमा के पूछता है पेपर को। ठीक है, बढ़े आगे। सर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमारे पास सर गवर्निंग स्ट्रक्चर आ गया नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन मौजूद है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
नेशनल असेंबली सेनेट। सर ये गवर्निंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखो बेटा, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर और तमाम ऐसे ममालिक जहाँ पे इस्लामिक यानी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पे हर जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि हम जमहूरियत पे यकीन करते हैं, जमहूरियत पे हमारा बिलीव है। डेमोक्रेसी वो अलग बात है कि वो डेमोक्रेसी जो भी है, खैर अलग निकल जाएंगे हम किसी और तरफ, मगर फिल वक्त आप ये समझ लो कि जितनी मुस्लिम कंट्री वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा होता है। अमेरिका और जैसे जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। पाकिस्तान के अंदर यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होती जब तक कि सब उसको अप्रूव ना कर दें। खुद खड़े होकर प्रेसिडेंट किसी चीज को असेंट यानी कि उस पर एग्री नहीं हो सकता, उस पर असेंट नहीं कर सकता उसको, जब तक के नेशनल असेंबली और सेनेट में से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स उसको ना मिल जाए किसी भी बिल पे। खुद से प्रेसिडेंट बिल पास कर सकता है कुछ कुछ केसेस में, मगर वो होल एंड सोल नहीं अथॉरिटी रखता कि वो किसी किस्म के बिल को ऐसे पास कर दे जो ना सेनेट को पता चले, ना नेशनल असेंबली को पता चले, ना ही किसी को पता चले। सर एक्सेप्शंस होती है हर चीज की, हर जगह की। जब 20 में पाकिस्तान में नेशनल असेंबली एकदम से डिसॉल्व हो गई थी, बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हुआ है, कहीं पर बम फट गए, एकदम से सब डिसॉल्व, सब मर गए, सब चले गए। उसके केस में फौरन से सारी अथॉरिटी एक बंदे पे आ जाती है। वो एक एक्सेप्शन है, उसको हटा के बात कर रहे हैं। पता है ना मुझे, अभी एक अजीब सा कोई खड़ा होगा बोलेगा सर ये तो फलाना ढिमकाने जमाने में बम फटे थे तो वहां नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई थी। पता है यार, पता है भाई, हम इसी एज से हैं। क्या कह रहे हो? एज क्या है मेरी? क्या करोगे पूछ के? दिन और रातें निकाल के बताऊं या मिला के? मिला के। सही है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। सर ऊपर ही पढ़ा था हमने कि लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक ऐसा पार्लियामेंट या उसके कोई अदर बॉडी जिसको पार्लियामेंट ने अथॉरिटी डेलीगेट की हो, कोई एक्ट बनाता है या अप्रूव करता है, सर उसका एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है सर? हमें भी तो बताएं, आपको ही बता रहा हूँ बेटा। व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, a bill in respect of any matter may originate in either house। अब यहाँ पे any matter तो लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे इनको फर्दर डिफाइन करना चाहिए था कि any matter से क्या मुराद है। अगर कोई नेशनल असेंबली के अंदर कोई भी नेशनल असेंबली की सीट का बंदा उठ के बोले कि भाई मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, उस पर बिल पास करें, क्या ये मंजूर है? नहीं, मंजूर नहीं है, ये मंसूर है। ठीक है सर। सिनेरियोज हैं इसके 4, इस पे पूछ सकता है एग्जामिनर की क्या है। सही है, समझ में आई है क्या? ऊपर जो हमने सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़े थे जिसके अंदर पहला लेजिस्लेशन था, सर उस लेजिस्लेशन में क्या था? कोई भी ऐसा बिल जिसको पार्लियामेंट एक्ट बना दे। बिल से एक्ट कब बनेगा? जब वो पास हो जाएगा। सर उसको एक्ट बना दे तो इसका एक प्रोसेस है जिसको 4 स्टेजेस में तोड़ दिया है, 4 सिनेरियोज में तोड़ दिया है, उसका प्रोसेस है सर ये लेजिस्लेशन का। बिल के वक्त से लेकर अप्रूवल के वक्त तक का एक पूरा टेन्योर का 4 सिनेरियो बना के एक प्रोसेस बना दिया है सर, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना कि सर ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है सर, लेजिस्लेशन क्या है सर। ठीक हो गया? बढ़े आगे। सर सिनेरियोज हैं 4, आइए देखते हैं सिनेरियोज को। अच्छा जी, सबसे पहले बिल आया, इफ इट इज पास बाय द हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड। सर अगर वो एक ऐसे हाउस से जहां से वो पास हुआ है, अगर वो वहां से ओरिजिनेट होता है
तो वो उस हाउस से दूसरे हाउस में चला जाता है। सर ये कौन सा हाउस है? ये वो हाउस है जो घर में हम रह रहे होते हैं वहां पे, मैंने एक हाउस से निकाल के फेंक दिया दूसरे के घर पे। नहीं बेटा, ये नेशनल असेंबली और सेनेट को बोल रहे हैं। ठीक है, ये दो हाउसेस हैं, ये आपके घर वाले हाउस नहीं है। ठीक है, हाँ। हाँ बेटा, आज फौरन से घर जाके जरा पिछले वाले घर में चेक कर लेना। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। सही है। हाँ हाँ, तुम्हारा उधर ही है ना, कहाँ पे तुम्हारा, तुम कहाँ से आते हो? चलो सही सही सही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर यहाँ पे, if the bill is also passed by the other house then it is presented to president for assent. सर ASSENT, assent सर मतलब अप्रूवल, अग्री, यानी कि अब मैंने आगे भेज दिया प्रेसिडेंट को, ए प्रेसिडेंट अप्रूव कर दो जाके। ठीक है सर, अगर वो एक हाउस से जहां से ओरिजिनेट हो रहा है दूसरे पास हो जाता है तो ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे हाउस में, और अगर वहां से भी पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। सर इफ अ बिल इज ट्रांसमिटेड टू अ हाउस एंड इज पास्ड विद द अमेंडमेंट्स इट शैल बी सेंट बैक टू हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड। सर अगर वो बिल जहां से वो ट्रांसमिट हुआ है वो वहां से पास हो जाता है तो वो अगले हाउस में चला जाएगा। अगर वो अगले हाउस में जाने के बाद भी पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। सर मसला यहाँ आता है कि अगर बिल ट्रांसमिट हुआ दूसरे हाउस में और वहां पे रिजेक्ट हो गया और वो पास नहीं हुआ विद इन 90 डेज, या तो रिजेक्ट हो गया या 90 डेज तक पड़ा रहा पास ही नहीं हुआ, तब भी लॉ बोलता है कि वो रिजेक्ट के ही बराबर समझा जाएगा। और a bill sent to a house with amendments is not passed by the house with such amendments। सर पहले वाले केस में सिंपल एक बिल था, एक हाउस से दूसरा हाउस पे गया, उसने भी अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। सर दूसरे केस में एक बिल था, एक हाउस से दूसरे हाउस के पास गया, उसने अमेंड किया, अमेंड करके दोबारा पहले ऊपर वाले हाउस को भेजा, उसने भी अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास। सर तीसरे केस में ये है कि अगर ट्रांसमिट हुआ और रिजेक्ट हो गया सर, या फिर 90 दिन तक पड़ा रहा हाउस में, हाउस ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया सर, तो लॉ कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं किया विद इन 90 डेज तो आपका बिल रिजेक्ट समझा जाएगा। या फिर बिल जो कि अमेंडमेंट करके पास किया था वो रिजेक्ट हो गया या 90 दिन तक पड़ा रहा तो भी सर बिल रिजेक्ट कहलाएगा। द बिल एट अ रिक्वेस्ट ऑफ हाउस इन विच इट इज ओरिजिनेटेड shall be considered in the joint sitting of both the houses। सर अब बिल जो रिक्वेस्ट पे भेजा गया था दूसरे हाउस और रिजेक्ट होके आ गया सर, अब ज्वाइंट सिटिंग में बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, नेशनल असेंबली एंड सेनेट दोनों हाउसेस को बिठाएंगे, ज्वाइंट सिटिंग में उसको डिस्कस करेंगे। सर ज्वाइंट सिटिंग कहाँ होगी, नेशनल असेंबली या सेनेट? बेटा पार्लियामेंट के अंदर ही होगी। if it is passed by the votes of the majority of the members and voting in the joint sitting it shall be presented। सर फिर ये नहीं रहेगा कि नेशनल असेंबली में से टोटल पॉपुलेशन में से ज्यादा वोट हासिल हुए सेनेट के टोटल पॉपुलेशन। सर अब टोटल पॉपुलेशन मेरी नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों को मिला के होगी। अब सर इसमें कॉम्पोजिशन हटा दी है, वरना उसको डिटेल कॉम्पोजिशन बताता था नेशनल असेंबली की कि नेशनल असेंबली में 243 सीट्स होती हैं और उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है एंड सो ऑन, सब इसने हटा दी। ठीक है ना, अब ज्वाइंट सेटिंग में अगर वो वोट्स मिल गए उसको मेजोरिटी तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा फॉर असेंट, ASSENT। ठीक है सर, बात समझ में आती है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, when the president has returned a bill to the parliament it shall be reconsidered by the parliament in joint sitting and if it is again passed with or without amendments by the parliament by the votes of majority of members of both the house it shall be presented to the president for assent। सर प्रेसिडेंट को जो है 10 दिन के अंदर अंदर असेंट करना होता है, अग्री करना होता है, प्रूफ करना होता है। अगर 10 दिन के अंदर नहीं करेगा तो वो वैसे ही रिजेक्ट कहलाएगा, जैसे कि ऊपर 90 डेज वाले केस में कहला रहा था। सर अगर नेशनल असेंबली के अंदर बिल पेंडिंग है, ठीक है ना, इन केस अ बिल इज पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली और पास्ड बाय इट इज पेंडिंग इन द सेनेट।
सर अगर कोई ऐसा बिल है कि जो नेशनल असेंबली में या सेनेट दोनों में से किसी भी हाउस में पेंडिंग पड़ा हुआ, तो सर बिल शैल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, बट if the bill is pending in the senate not passed by the national assembly shall not lapse on the dissolution of the national assembly. सर अगर नेशनल असेंबली के पार्ट में पेंडिंग है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई तो बिल लैप्स हो जाएगा, मगर अगर सेनेट में है और नेशनल असेंबली लैप्स हुई तो बिल लैप्स नहीं होगा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। सर कोई मनी बिल, सर मनी बिल क्या होता है? कोई ऐसा बिल जिसके अंदर कोई प्रोपोर्शनेट या कोई फिक्स कोटा या कोई भी बजट का एक ऐसा पार्ट जिसको हमने असाइन करना हो किसी कोटे को। लेट सपोज अगर बजट में से कोई एजुकेशन सिस्टम को हमने कितना कितना परसेंट दिया है, असाइन किया है, तो सर इसका मतलब यह है कि उसके बाद अब जो कोई बिल पास होगा वो मनी बिल कहलाएगा कि भाई एजुकेशन इदारे को भाई 1 करोड़ रुपए चाहिए, इसका मनी बिल आया, मनी बिल फिर बैठे सब नेशनल असेंबली वगैरह में फिर पास हुआ, तो सर ये मनी बिल क्या? मनी बिल शेल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली एंड आफ्टर इट हैज बीन पास बाय द असेंबली इट शेल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। सर ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस की 3 शक्लें, 3 सूरत हाल है, आइए देखते हैं। द प्रेसिडेंट इफ डीम्ड नेसेसरी, डीम्स मतलब एज्यूम करना, प्रेसिडेंट इफ डीम्स नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन ही हैज पावर टू मेक एन ऑर्डिनेंस व्हेन द नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। सर प्रेसिडेंट के पास इमीडिएट एक्शन लेने की पावर है अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए। ऊपर जो हमने सवाल किया था कि सर अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, धमाका हो गया, बम फट गया, तो क्या होगा? सर प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कर सकता है। एज सेम एज द केस जब मेरे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं बल्कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। सर वो सच ऑर्डिनेंस promulgated thus shall have the same force and effect as act of parliament। उस प्रेसिडेंट के एक्शन का सेम टू सेम वही इफेक्ट होगा जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है। सर द ऑर्डिनेंस shall stand repealed after 120 days if it is not presented or passed by national assembly in case of money bill and by both house if it is other than money। सर मनी बिल के केस में हमेशा नेशनल असेंबली के ही थ्रू पास होना लाजमी है, नेशनल असेंबली का अप्रूवल लाजमी है। अगर नेशनल असेंबली का अप्रूवल लाजमी नहीं हुआ तो मनी बिल पास नहीं होगा। यार ये बात भेजे में बैठती है। सर अब हम आ गए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे।
ठीक है, चले आगे। अच्छा यार, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर हमारे पास एसेंशियल्स हैं। ठीक है, एसेंशियल्स के बाद उन्हीं एसेंशियल्स में से 2 से 3 एसेंशियल्स ऐसे हैं जिससे वो नॉर्मली पूछता है और अपने पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बना रहा होता है।